नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत के भूगोल में सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है वो हमने लिस्ट भी बनाई थी और कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हमने समझने का प्रयास भी किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और भी सिंचाई के साधन हम देखते हैं। हमने देखा था कि सिंचाई के जो प्रमुख साधन है भारत में वो जैसे कुएँ या नलकूप, नहरें और तालाब हैं। तो हम उनको भी देख लेते हैं एक बार और। सिंचाई के साधन और कौन कौन से साधन हैं, उनका भी कैसे प्रयोग है वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप, कुएं या नलकूप बोरिंग या बोरवेल को भी कहा जाता है और उससे बड़े बड़े आकार के भी होते हैं। तो कुएं और नलकूप, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कृषि क्षेत्र में 62% सिंचाई कुएं व नलकूप के माध्यम से होती है। यानी ये भारत में सर्वप्रमुख साधन है। सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है भारत में कुएं एवं नलकूप, सबसे प्रमुख साधन है ये भारत। अब ज्यादातर ये उत्तर भारत में ज्यादा विकसित हुए, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार ले लीजिए, राजस्थान। इसके अलावा कुछ दक्षिण भारत के राज्य भी, जैसे दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कुछ मात्रा में देखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दक्षिण भारत में नहीं, वहां भी है पर थोड़े कम है। 62% सिंचाई जो हो रही भारत में वो कुएं एवं नलकूप के माध्यम से भी होती है। सबसे प्रमुख साधन है ये भारत में सिंचाई का। तो ये तो वही बात इंपॉर्टेंट। अब इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में कुएं और नलकूप के माध्यम से। यदि पूछा जाए कुएं नलकूप भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि गंगा का मैदान भी है, वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है, तो वहां पे कुएं नलकूप में भी जल उपलब्ध रहता है। लेकिन अब इनसे कुछ लाभ भी हैं, कुछ सीमाएं हैं इनकी, या हानियां भी कह सकते हैं, समस्याएं भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसके लाभ क्या है इसके वो देखते हैं हम। एक तो सबसे सस्ता साधन है, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सस्ता साधन है ये, आराम से उपलब्ध हो जाता है और इसमें जल का प्रयोग भी पूरा होता है। मतलब जितना जल है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो पाता है, ये इसके लाभ है। समस्या या इसकी सीमाएं क्या है? सीमा ये है कि ये सीमित क्षेत्र में ही सिंचाई कर पाते हैं कुएं नलकूप, ज्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर पाते हैं। और इसके अतिरिक्त कभी कभी भूजल नीचे चला जाता है तो जल की समस्या आती है, तो जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल कैसे मिलेगा यदि भूमि का जल स्तर ही नीचे हो जाएगा? खास तौर से ग्रीष्म काल में, गर्मियों में यह समस्या आपको कब देखने को मिलेगी? गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में। तो जब जल नीचे चला जाएगा तो आपको जल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब इनको चलाने के लिए एक और जैसे आवश्यकता पड़ती है, किसकी? बिजली की। बिजली की आवश्यकता है, यानी बिजली निर्बाध रूप से चाहिए आपको। यदि आपको इन साधनों से सिंचाई करनी है तो बिजली आपको लगातार चाहिए
और आप जानते हैं कि भारत में बिजली लगातार कितने क्षेत्रों में उपलब्ध है। आज भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो तभी आप सही तरह से अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हैं। हालांकि पहले से काफ़ी सुधार हो गया है भारत में, हर जगह लगभग बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन उसकी उपलब्धता में निरंतरता कितनी है वो देखना जरूरी होता है। तो बिजली की आवश्यकता इसमें बिल्कुल लगातार चाहिए। तो कुछ उसके लाभ हैं, कुछ इसकी सीमाएं भी होती हैं, क्योंकि बिजली उपलब्ध होगी तभी नलकूप काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी लिमिटेशन हो सकती है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा साधन देखते हैं जो कि प्रमुख है, नहरें। और भारत में नहरें भी बहुत प्रमुख सिंचाई का साधन है। दूसरा, नहरें। अब नहरों की बात करें हम, नहर सिंचाई प्रणाली जो है भारत में लगभग 1/4 भूमि पर कृषि क्षेत्र में 1/4 भूमि पर सिंचाई इसी से होती है। यानी लगभग भारत में हम 24 से या 25% मान सकते हैं कि सिंचाई जो होती है वो नहरों के माध्यम से होती है। सर्वाधिक नहरें वही उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है, जैसे वही यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा बहुत ज़्यादा है, राजस्थान बहुत ज़्यादा है यहाँ पर नहर। तो ये बहुत ही प्रमुख साधन है नहरें भी भारत में। अब इन नहरों से लाभ क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। पहले लाभ इससे एक तो जल दूर तक पहुंचा सकते हैं, जल दूर तक पहुंचा सकते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है। दूर दूर तक इसका जल का परिवहन किया जा सकता है, काफी एक बड़ा कमान एरिया इसमें कवर किया जा सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा, इसमें पूरे वर्ष जल उपलब्ध रहता है, क्योंकि नहर में पानी छोड़ने पर जल उपलब्ध बना रहता है, तो पूरे वर्ष एक तरह से जल उपलब्ध हो जाता है। यह भी एक इसका प्रमुख लाभ है। फिर नदियां अपने साथ क्या लाती है? उपजाऊ मिट्टी लाती है, क्योंकि ज्यादातर नहरें नदियों के क्षेत्र में है, तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। तो उपजाऊ मिट्टी लाना तो बहुत अच्छी बात है। जो खेतों में नई नई उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध होगी तो वहां पर उपजाऊ मिट्टी के कारण उस खेत की उत्पादकता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका लाभ है। रख रखाव में भी कम खर्चे वाला है, कम खर्चे में इसका रख रखाव भी हो जाता है। एक बार बना दी तो चलती रहती है नहरें बरसों तक। एक बार नहर बनाने का काम हो गया तो, हालांकि पहली बार में जरूर पैसा लगता है बनाने में, लेकिन बाद में रख रखाव कम खर्चे वाला होता है। तो ये इसके कुछ लाभ है। अब इसकी सीमाएं क्या क्या है? सीमा, लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? अब इसकी लिमिटेशन ये है कि एक तो पहाड़ों पर नहीं बनती, पहाड़ों पर आप नहीं बना सकते नहरें, बहुत मुश्किल होता है। तो आप सोचे हिमालय क्षेत्र में नहीं बनेगी, कोई कठोर पठारी क्षेत्र है भारत में, बहुत मुश्किल हो जाएगा नहरें बनाना, लंबी नहरें खोदना बहुत मुश्किल हो जाएगा दूर तक। तो पहली तो ये हो गई। फिर इसके बाद कई बार भूमि दलदली हो जाती है। जब ज़्यादा जल हो जाता है किसी क्षेत्र में तो भूमि दलदली या जलाक्रांत, जिसे हम बोलते हैं जलाक्रांत, यानी जल ही जल भर जाता है, वो हो जाती है। कई बार भूमि लवणीय हो जाती है। तो ये इसमें कुछ समस्याएं आती है। पानी रिसाव की भी समस्या है, जिससे जलक्रांत या दलदली हो जाता है क्षेत्र, भूमि कभी लवणीय हो जाती है। तो कुछ इसकी भी लिमिटेशन है। आशा है आपको बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए एक बार। फिर आगे बात करते हैं
तीसरे साधन की, जो कि प्रमुख तालाब। तालाब तालाब प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम, दोनों होते हैं। प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तालाब है भारत में, और दक्षिण भारत में प्रमुख साधन है तालाब। दक्षिण भारत में एक प्रमुख साधन है सिंचाई का तालाब, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है दक्षिण भारत में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, यदि बात करें तो 3% सिंचाई भारत में, 3% भाग जो सिंचाई का होता है वो तालाब कवर करता है, यानी कम कवर करता है। बाकी अन्य साधन है 10-11%, छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग साधन भी है, कहीं अलग अलग तकनीक अपनाई जाती है, वो भी हम देख लेंगे थोड़ी बहुत। तो ये इसमें प्रमुख है। अब इसकी भी वही कुछ लाभ भी है, कुछ सीमाएं भी हैं। लाभ देख लेते हैं पहले। लाभ क्या क्या है इसके, कि एक तो जहां पर प्राकृतिक है तो अच्छा है, प्राकृतिक है तो अच्छा है, परंतु कृत्रिम भी कम खर्चे में बन सकता है। प्राकृतिक है जब तो ठीक है, लेकिन अगर कृत्रिम बनाना हो आपको तो वो भी आपको कम खर्चे में उपलब्ध हो सकता है। तो ये इसकी एक बहुत बढ़िया खासियत है। यहाँ पर मछली पालन कर सकते हैं, तो मत्स्य पालन का कार्य भी किया जा सकता है तालाबों में। तो ये इसके लाभ हो गए। अब कुछ सीमाएं इसकी, कि पूरे वर्ष जल मिलेगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं कि पूरे वर्ष जल मिलेगा। अगर प्राकृतिक है तो भी नहीं कह सकते, या कृत्रिम है तो पूरे वर्ष उसमें जल कैसे उपलब्ध होगा, इसकी गारंटी इसमें बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये एक बहुत ही प्रमुख सीमा है इसकी। दूसरी जो सीमा है इसकी प्रमुख, वो ये है कि यह भी सीमित क्षेत्र, इससे सिंचाई सीमित क्षेत्र में ही संभव हो पाती है, दूर दूर तक नहीं जा सकती। दूर दूर तक केवल नहरों के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। तो कुछ लाभ भी है, कुछ सीमाएं भी है, ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए। तो यहां पर हमने ये देखा कि 3 प्रमुख साधन है, कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब। तालाब क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग बनाए जाते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम। कुएं, नलकूप, बोरवेल आप देखते हैं जगह जगह बनाए जा रहे हैं, कई बार तो घरों में भी बनाए जाते हैं आजकल तो शहरों में। नहरें, यहाँ नहरें बहुत प्रमुख साधन है, और हम भारत की कुछ प्रमुख नहरों को भी इसमें हम देखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कुछ भारत की प्रमुख नहरें। जो प्रमुख हैं उनका हम नाम याद रखेंगे कि कौन सी किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं प्रमुख नहरों की। भारत की प्रमुख नहरें कौन कौन सी नहरें वो देखते हैं। चित्र भी हम बना लेंगे, राज्यों के हिसाब से याद रखना चित्र में कौन कौन सी कहाँ पर है। केवल राज्यों के नाम याद करने रहेंगे इसमें। केवल राज्यों के नाम याद करने हैं आपको इसमें।
कौन कौन सी किस किस राज्य में है। तो देखते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है नहर परियोजना। भारत की देखें तो सबसे बड़ी नहर परियोजना में है ये भारत की, और भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से गिना जाता है। इसकी गिनती बड़ी परियोजना में होती है विश्व में भी। अब 30 मार्च 1958 को इसकी नींव रखी। नींव किसने रखी? गृह मंत्री उस समय थे भारत के गोविंद वल्लभ पंत। उस समय गोविंद वल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री थे, उन्होंने इसकी नींव रखी 30 मार्च 1958 को। इसमें सतलज और व्यास नदी जहां पर मिलती है, सतलज और व्यास, वहां पर एक बैराज है हरी के बैराज से यह नहर निकाली है मरुस्थल की तरफ, यानी इससे लाभान्वित राजस्थान सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा इससे। तो इससे क्या लाभ हुआ कि मरुस्थल में हरियाली आ गई, और भविष्य में इसको आगे बढ़ाने की योजना है जिससे पूरा ये क्षेत्र हरा भरा हो जाए, भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, और इसका कमांड क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। कमांड क्षेत्र भी इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया पे है। इसलिए कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो है नहर परियोजनाओं में से। हालांकि हमने इसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भी हमने इसे लिखा था, तो एक व्यापक स्तर पर ये अपना काम कर रही है। इसका एक बड़ा चित्र, इसकी नहरों का, लिफ्ट नहरों का और इसकी शाखाओं का चित्र हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे। वहां मैं काफी बड़ा चित्र बनाऊंगा इसका, वहां आपको समझना और आसान होगा। तो अभी केवल इतना नोट कर लीजिए आप, वहां हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए एक बार। अब हम देखते हैं कि भारत में और कौन कौन सी है प्रमुख नहरें। राज्यों के हिसाब से हम लिखते हैं कौन कौन सी नहरें कहाँ कहाँ प्रमुख है, तो आपको आसानी से याद भी होगी और चित्र में भी आप बना लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर से ही प्रारंभ करते हैं, तो उत्तराखंड से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऊपरी गंगा नहर, जो कि गंगा के ऊपरी भाग में, यानी लगभग हरिद्वार के आसपास ये बनाई गई है ऊपरी गंगा नहर। शारदा नहर जो कि नैनीताल से निकली है, और इससे यूपी लाभान्वित यूपी होगा, यानी उत्तर प्रदेश होगा इससे। तो ये दो प्रमुख कहां पर है? उत्तराखंड में। यहां भी लिख लेते हैं ऊपरी गंगा नहर और शारदा नहर, दो नहरें प्रमुख उत्तराखंड में। थोड़ा नीचे आते हैं इस तरफ, पंजाब की तरफ। पंजाब में देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली है? सतलज। ये तो गंगा से पता लग गया होगा, ये शारदा नदी से, नदियों का नाम है शारदा और गंगा, ये नदियों के नाम है। सतलज नदी से निकाली है रोपड़, पंजाब, रोपड़ जिले के आसपास पंजाब में निकाली है सरहिंद नहर। बिस्त दोआब नहर और
बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर, ये दो नहरें निकाली है। ये दोनों नांगल बांध हमने पढ़ा था बहुउद्देशीय परियोजना में, वहां से निकाली गई है भाखड़ा नहर और बिस्त दोआब नहर। बिस्त दोआब और ये कहां से है? सतलज नदी से। पंजाब में सिंचाई करती है बहुत बड़े स्तर पर। फिर ऊपरी बारी दोआब, ऊपरी बारी दोआब, बारी दोआब रावी और जो व्यास के बीच का क्षेत्र है उसको, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो ऊपरी बारी दोआब नहर ये बनाई गई है रावी से, रावी से निकाली गई है। फिर इसके बाद पूर्वी नहर भी निकाली गई है इसी से, रावी से, पंजाब। तो ये कुछ पंजाब की प्रमुख नहरें हैं। फिर हरियाणा की देख लेते हैं। हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर, यमुना का नाम आ गया इसमें, तो यमुना नदी से। और गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर ये भी जो है यमुना से ही निकाली गई। दोनों यमुना से निकाली गई है हरियाणा में, यमुना नदी से। तो यहां भी मैं लिख देता हूं पंजाब में ऊपर आपको शायद नजर नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देता हूं। सरहिंद, सरहिंद नहर। बाकी जब ये नोट्स हटाएंगे हम तब मैं यहाँ पे बना दूंगा बाकी की। अभी आप नोट कर लीजिए एक बार, चित्र बाद में बना लेना, क्योंकि जगह कम है तो चित्र मैं बाद में बना दूंगा, आप चित्र बाद में बना लीजिएगा एक बार। पर हरियाणा, हरियाणा के बाद आते हैं अब हम नीचे उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपके पूर्वी यमुना नहर, जो कि यमुना नदी से ही निकाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, यमुना नदी से निकाली गई है। आगरा नहर, आगरा जिले में आगरा नहर के नाम से, ये भी यमुना से ही निकाली गई है। फिर इसके बाद निचली गंगा नहर, जो कि गंगा नदी से निकाली गई है, निचली गंगा नहर। यह है बुलंदशहर के आसपास, बुलंदशहर यूपी में जो आता है उसके आसपास के लिए निचली गंगा नहर निकाली गई है। बेतवा नहर, बेतवा नहर जो कि बेतवा नदी से निकाली गई है, और यह निकाली गई है ओरछा, एमपी। ओरछा एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, राजा राम का मंदिर स्थित है एमपी में, वहां पर यह निकाली गई है। बीच में आता है यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में ओरछा, बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है भारत में, वहां पर के लिए ये निकाली गई। तो ये हालांकि ये ओरछा एमपी में है, लेकिन इससे लाभान्वित उत्तर प्रदेश है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश में हमने लिखी है। तो ये हो गया है। फिर बिहार की देख लेते हैं हम।
बिहार में कौन कौन सी प्रमुख है वो भी देख लेते हैं। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी से निकाली गई है। सोन नदी हमने पढ़ी थी, जो कि अमरकंटक से निकल के पटना में जाके गंगा में मिलती है, वो हमने पढ़ी थी। सोन नदी से निकाली गई है पूर्वी सोन नहर। तो पूरब में और पश्चिम में दो निकाली गई है सोन से। फिर इसके बाद सारण नहर, जो कि गंडक नदी से निकाली गई है बिहार में, गंडक नदी से। सारण नहर, त्रिवेणी नहर, ये भी निकाली गई है गंडक से बिहार। तो ये दोनों बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए आप एक बार। ये बिहार की हो गई, ये उत्तर प्रदेश की। एक बार नोट कर लीजिए। पंजाब हरियाणा की मैं बाद में लिखूंगा जब जगह हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बिहार के बाद। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखते हैं कौन कौन सी है। एडन नहर, एडन नहर निकाली गई है आपके दामोदर से। दामोदर नदी से निकाली गई है एडन नहर पश्चिम बंगाल के लिए। तिलपाड़ा नहर, मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी से निकाली गई है तिलपाड़ा नहर। और एक और है दुर्गापुर नहर, ये भी दुर्गापुर के पास दामोदर से ही निकाली गई। तो तीन प्रमुख आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की एडन, तिलपाड़ा और दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल की। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद इधर आ जाइए राजस्थान में। सबसे प्रमुख जो है भारत में मैंने बता दिया, इंदिरा गांधी नहर, जो कि सतलज और व्यास के जल को इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर बहुत ही प्रमुख नहर। घग्गर नहर, घग्गर नदी का जल इस्तेमाल करने के लिए। घग्गर नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के कालका से आती है, ये भी हम राजस्थान में पढ़ेंगे।
पार्वती परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण, पार्वती नदी पर बारा और हाड़ौती के आसपास। गंभीर परियोजना, गंभीर नदी पर चित्तौड़ के आसपास। बाकली नहर सुकड़ी नदी के आसपास। सुकड़ी एक छोटी सी नदी है जालोर जिले के आसपास, वहां पर। कालीसिल नहर कालीसिल नदी के आसपास, करौली जिले के आसपास है। फिर इसके अतिरिक्त राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, जो कि रावी और व्यास के जल को इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी। रावी व्यास का जल इसमें इस्तेमाल होता है। और भीखाबाई सागवाड़ा नहर, जो कि बांसवाड़ा जिले के आसपास है, माही नदी से निकाली गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण नहर। इसके अलावा चंबल की बाई व दाई नहर, यह भी एक महत्वपूर्ण नहर है, चंबल की भी, और यहाँ तक यह महत्वपूर्ण है। नोट कर लीजिए आप एक बार, चित्र में मैं बाद में बना दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में नर्मदा नहर, जो कि नर्मदा नदी से ही निकाली गई है, नर्मदा नहर। और इसके अलावा सोनी परियोजना, ये भी नर्मदा नदी से ही निकाली गई। ये दोनों बहुत ही सोनी परियोजना अभी 2017 में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने इसका। यह भी अच्छी परियोजना है, सोनी परियोजना, सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए गुजरात में। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोदावरी, महाराष्ट्र में गोदावरी नहर, जो कि गोदावरी नदी से ही निकाली गई है, गोदावरी नदी से निकाली गई है। वीर परियोजना, जो कि नीरा नदी से, नीरा नदी से निकाली गई है, वीर परियोजना। और मूठा नहर, जो कि मूठा नदी से निकाली गई है। छोटी छोटी सहायक नदियां हैं सब, उनसे ये नहरें निकाली गई। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में नीचे इस तरफ, इसकी बात करते हैं। गोदावरी डेल्टा नहर, जो कि गोदावरी नदी से निकाली गई है। गोदावरी का डेल्टा जो समुद्र की ओर बनता है, वहाँ पर ये उसके आसपास निकाली गई है। इसकी कई सारी शाखाएं निकाली गई है वहाँ पर। इसके अलावा कृष्णा डेल्टा नहर, कृष्णा नदी में, कृष्णा डेल्टा नहर कृष्णा नदी में। रामसागर परियोजना, ये गोदावरी नदी में रामसागर परियोजना चलाई गई है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नहर जो है वो तुंगभद्रा नदी से निकाली गई है। और इसके अलावा एक और है कृष्णा पेन्नार,
परियोजना जो कि कृष्णा और पेन्नार दो नदियों से निकाली गई है परियोजना। तो इसे नोट कर लीजिए आप एक बार। चित्र में हम बाद में बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की ओर। बिल्कुल नीचे आ जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु कावेरी डेल्टा नहर, तमिलनाडु में कावेरी नदी में, कावेरी नदी का डेल्टा जहाँ बनता है रामेश्वरम के आसपास उस तरफ, और कावेरी और इसकी सहायक एक कोलीडम इसकी सहायक नदी है कावेरी की, वहाँ पर बनाया गया है मेटूर परियोजना। ये भी कावेरी में है। बहुउद्देशीय परियोजना में भी हमने लिखा था ये, पर नहर के माध्यम से बनाई गई। बहुत बढ़िया। भवानी नहर, भवानी नदी पर यह स्थित है, जो कि कावेरी की एक सहायक नदी है भवानी, उस पर यह बनाई गई तमिलनाडु में। बात करते हैं केरल की। केरल में मंगलम परियोजना बनाई गई है। नहर परियोजना जो है चेरुकुना पूझा नदी पर मंगलम परियोजना। वलायार यलाशम नाम इनके दक्षिण भारतीय नाम है। आपको याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जो नहरें कोरायर नदी पर, कोरायर नदी पर बनाई गई है। मालमपुझा बांध परियोजना मालमपुझा नदी पर। तो ये केरल की प्रमुख हो गई। एक आसाम की ओर देख लेते हैं, आसाम की देख लेते हैं उस तरफ ऊपर। संकोश नदी नहरें, संकोश नदी जो कि भूटान से आती है, ये वाली भूटान से आती है, और इसकी जो नहरें हैं वो आसाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, संकोश नदी नहर। तो ये कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजना हमने यहाँ पर लिखी है। आप याद करने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सी किस राज्य में सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है। कभी भी 1 या 2 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आप एक बार। फिर मैं चित्र भी बना देता हूं पूरा। चित्र भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं चित्र कंप्लीट कर लेता हूं पहले पूरा, तब आप बना लीजिएगा। तो ये चित्र है। इस चित्र में हमने सब राज्यों की बनाई है। आप भी ऐसा एक बड़ा चित्र बना सकते हैं। मेरे पास जगह कम थी तो थोड़ा आपको हो सकता है कि कम दिख रहा हो, लेकिन लिस्ट आपने बनाई है, उससे आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। ये बीच में मैंने केवल हरियाणा की लिखी है। हरियाणा आपको पता है स्थलबद्ध राज्य है, तो उसकी मैंने बीच में ही लिख दी है। 2 नहरें, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इसको आप याद करने का प्रयास जरूर कीजिए। तो ये हमने सिंचाई के साधन में देखा कौन कौन से साधन हैं और प्रमुख नहरें कौन कौन सी है। इसके आगे अब और भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।